मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को हरियाणा आने का निमंत्रण भी दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। पीएम से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम ने बताया, हरियाणा में बनने वाले अरावली सफारी पार्क के शिलान्यास को लेकर पीएम से वक्त मांगा है। साथ ही साथ रेवाड़ी में बनने वाले एम्स अस्पताल को लेकर भी पीएम से चर्चा की। हरियाणा में आने का निमंत्रण भी उन्हें दिया गया। प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मुझे मिल गया था। मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था। उनके भी कार्यक्रम लगातार थे, हमारे भी बने हुए थे, तो आज समय उनका मुझे मिला। रूटीन में वैसे कोशिश रहती है, मैं 2 महीने 3 महीने में एक बार मिल के आता हूँ और जो सामान्य जो भी जानकारियाँ होती हैं आदान प्रदान की करते हैं। आज के विषयों में मुख्य रूप से जैसा एक तो मैंने समय उनसे मांगा है, निमंत्रण दिया है, हरियाणा में कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम करें, उसके लिए कुछ शिलान्यास आदि के भी विषय हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, जिसमें खास करके एक तो ये जो हमारा अरावली का सफारी पार्क है, इसका शिलान्यास बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में होंगे और अगर हमें समय मिल जाएगा तो उनके आगमन पर बड़ी रैली भी करेंगे, उसका शिलान्यास कराएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले का जो एम्स का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसकी सब फॉर्मेट जमीन की हैंडओवर कर चुके हैं, तो उसका भी शिलान्यास का निमंत्रण उनको दिया है। एक ही समय में दोनों भी कराए जा सकते हैं, तो इस नाते से ये कार्यक्रम अभी हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते से जितनी भी हमारे पास योजनाएं आई थी केंद्र की ओर से वो सब हमने संपन्न की है। उसकी भी जानकारी क्योंकि अगर में पूछी गई है, मैंने बताई दी है सब जगह की। और करंट जो अभी सिचुएशन बनी है, खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है कि जगह पानी चढ़ गया है, कुछ जगह तो लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज्यादा आया है जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अरावली के क्षेत्र में बनने वाली जंगल सफारी के शिलान्यास के लिए समय मांगा और साथ ही प्रदेश में बारिश से बने हालातों को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। गर्मी से राहत लाने वाला मानसून इस बार देश के कई राज्यों के लिए आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस मानसून में जमकर हुई बारिश के कारण कई राज्यों में है बाढ़ के जो हालात है वो पैदा कर दिए हैं, जिसके चलते हुए व्यवस्थाएं जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। देश में मानसून के चलते कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए। भारत के उत्तरी राज्यों में पहाड़ों में भूस्खलन जैसी घटना हो रही है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए तो कईयों की जान चली गई। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में जलभराव हुआ है, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही पहाड़ी राज्यों में अधिकारियों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहीं 13 जुलाई तक सभी जिलों में चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि राज्य में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारी बारिश के चलते राज्य की सड़क अवरुद्ध होने की कई घटनाएं देखी गई। आने वाले दिनों में और भारी बारिश के कारण गंगा नदी समेत सभी प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर है। मंडी में पुल ढह गया और विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक से बाढ़ आ गई। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर के गोपालपुर गांव के पास 4 लोग नर्मदा नदी में फंस गए। जिला प्रशासन ने कहा कि बचाव अभियान अभी चल रहा है। इधर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के कारण सोमवार को लगातार तीसरे दिन जम्मू से अमरनाथ यात्रा निलंबित रही। वहीं बारिश के चलते मौसम विभाग की तरफ से भी देश के 10 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना। हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। वहीं दिल्ली में भी अभी बारिश से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी दिल्ली में अगले 1 हफ्ते तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में 16 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहेंगे और जमकर बारिश हो सकती है।
मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के एक साथ एक्टिव होने से पूरे उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से बहुत भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बता दें कि दिल्ली में बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। बता दें कि दिल्ली में नदी का पानी अनुमान से काफी पहले ही खतरे के निशान को पार कर गया। वहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक जो बारिश से है वो राहत मिलने वाली नहीं है और बारिश के चलते लोगों को इसी तरीके से परेशानी का जो है सामना करना पड़ सकता है। खासकर उत्तरी क्षेत्र में जो है बारिश ज़्यादा परेशान करेगी। देश में बारिश के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित पहाड़ी इलाके हुए हैं। खास तौर पर हिमाचल के हालात नाजुक नजर आ रहे हैं। हिमाचल में बरसात और लैंडस्लाइड के चलते कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है और निजी संपत्ति का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तरफ जहां बारिश के चलते पूरे देश में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से 6 लोगों की मौत हो गई है। अगले 2 दिनों में और भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच गंगा समेत सभी प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण पहाड़ी राज्य में अधिकारियों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खराब मौसम को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से लोगों से अनावश्यक आवाजाही से बचने का आग्रह किया गया है। राज्य में आने वाले तीर्थयात्रियों से असुविधा से बचने के लिए मौसम की जानकारी प्राप्त करने की बात की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर इस कदर है कि मंडी में एक पुल ढह गया है। विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश में जमकर तबाही मची हुई नजर आई है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बरसात हो रही है। बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मानसून की बारिश ने नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है। प्रदेश भर से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसने आम जनता के साथ सरकार की परेशानियां भी बढ़ाकर रख दी हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारिश से हो रही तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है। साथ ही लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। सरकार ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात कदम भी उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। लगातार हो रही बरसात की वजह से बीते हिमाचल प्रदेश में 14 लोगों की जान चली गई है। सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इसी के अलावा आम जनता की निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात की वजह से प्रदेश भर की 828 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 4 राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही ठप है। दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के कारण सोमवार को लगातार तीसरे दिन जम्मू से अमरनाथ यात्रा निलंबित रही। इससे पहले व्यापक बारिश और भूस्खलन से शुक्रवार को यात्रा स्थगित कर दी गई थी। बारिश के चलते खराब हालातों को लेकर प्रशासन की ओर से जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और राहत कार्य जारी है। ऐसे में आम जन से अपील की जा रही है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर निकलने से बचें। वहीं बारिश के चलते हरियाणा में भी हालात खराब हैं। कई जिलों में हुई जमकर बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खासतौर पर अंबाला और पंचकुला की बात करें तो यहाँ स्थिति और भी नाजुक है। लगातार हो रही बारिश ने हरियाणा के जीटी बेल्ट के जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। 6 जिलों के 600 से ज्यादा गांव में बारिश का पानी भर गया। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा अंबाला जिला प्रभावित हुआ। 3 दिन में 451 mm बारिश होने से शहर का 40% हिस्सा जलमग्न हो गया। अंबाला शहर में जल भराव के बाद लोगों को निकालने में सेना की भी मदद ली गई। अंबाला के कई इलाकों में लोगों ने घर की छतों पर डेरा डाल लिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने 2000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। सेना ने अंबाला और पंचकुला में लोगों को जल भराव वाले क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला है। अंबाला के चमन वाटिका स्कूल में फंसी 731 छात्राओं को सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया। बारिश से उपनाई टांगरी, मारकंडा और घग्गर नदी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया। अंबाला में रविवार रात टांगरी नदी किनारे बने घरों में फंसे 400 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया। यहाँ बचाव कार्य सोमवार देर शाम तक जारी रहा। कैथल के गांव बरोट में रजवाहा टूटने से खेतों में पानी भर गया। गुलाचीका क्षेत्र से गुजर रही घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान के करीब है। यहाँ 18 गांव में बाढ़ का खतरा है। वहीं बारिश के चलते प्रभावित हुए इलाकों में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद पहुंचकर जायजा लिया। हालात इतने नाजुक हैं, विज भी सड़कों पर नाव के जरिए जायजा लेते नजर आए। दूसरी तरफ अंबाला में बारिश ने
बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। बिजली घर में पानी भरने के कारण एहतियात के तौर पर बिजली को काट दिया गया है। साथ ही साथ 15 जुलाई तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। पिंजौर नालागढ़ रोड पर बनी चौकी मड़ावाला का पुल तेज बहाव के कारण टूट गया। पुल टूटने के कारण आवाजाही प्रभावित हो गई है। वहीं दोनों ही तरफ आने जाने वाले लोग फंस गए हैं। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई। तस्वीरों में साफ तौर पर पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद होने से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तस्वीरें सिर्फ अंबाला और पंचकुला से ही नहीं सामने आई, बल्कि बारिश के चलते गुरुग्राम में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। बरसात के रौद्र रूप को देखते हुए प्रदेश में शासन और प्रशासन अलर्ट पर है। लगातार सरकारी एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से हरियाणा में लगातार बरसात को लेकर अलर्ट दिया जा रहा है। इसको लेकर शासन और प्रशासन सतर्कता से पूरी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। हरियाणा में बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं और बिगड़ते हालातों के चलते मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताने के बाद प्रदेश के जिन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहां खास तौर पर सावधानियां बरतने की अपील प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। इन जिलों में बारिश का अलर्ट है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, इन जिलों में भारी बारिश की संभावना। रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जींद। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी बारिश के चलते होने वाली समस्याओं को लेकर गंभीर नजर आ रही है। बारिश को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई। ये बैठक सीएम ने अपने कई कार्यक्रम रद्द करके बुलाई। बारिश के चलते खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से आम जनता के लिए भी विशेष एडवाइजरी जारी की गई। हरियाणा में आम जनता के लिए एडवाइजरी, अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर कम से कम निकलें। मौसम विभाग ने बुधवार तक बारिश होने की संभावना जताई है। जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद करने के दिशा निर्देश। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए बुलाई गई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। निचले इलाकों में जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावित लोगों के खाने और पीने के लिए प्रदेश सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जरूरत पड़ने पर मदद के लिए बाढ़ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। हेल्पलाइन नंबर 1070 1070 112 0172 254 5938 पर फोन कर मदद मांग सकते हैं। पड़ोसी राज्यों में बरसात ने कहर बरपाया। साथ साथ हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। शासन और प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। सरकार की ओर से लगातार आपातकालीन बैठकें बुलाई जा रही हैं और प्रदेश की जनता के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। देश भर में हो रही बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं यही बरसात लोगों के लिए मुसीबत भी बनकर सामने आई है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम की सब्जी मंडी में, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो टमाटर है वो और ज्यादा लाल होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज के भाव की मैं बात करूं तो करीबन 200 से 250 रुपए प्रति किलो जो टमाटर का रेट है वो आ पहुंचा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं सिर्फ टमाटर के साथ साथ हरी मिर्च और ज्यादा तीखी हो रही है, तो वहीं पर तमाम हरी सब्जियों की मैं बात करूं जो इनके रेट हैं आसमान छूते नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, ग्राहक हैं, वो सब्जी लेने जरूर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां पहले सलाद के अंदर टमाटर सजा करता था, अब वो उस प्लेट से गायब होता नजर आ रहा है। जहां टमाटर तड़के में काम आता था, वहां से वो गायब होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बरसात के बाद कहीं ना कहीं हरी सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, उनके रेट जो है आसमान छू रहे हैं। मेरे साथ एक कस्टमर है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। भाई साहब, सबसे पहले नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत जी, सब्जियों की मैं बात करूं रेटों की, तो कितनी बढ़ोतरी इसमें देखी गई है? आप अब सब्जी लेने आए? बढ़ोतरी तो जी सबसे ज्यादा तो टमाटर में देखी गई है। होगी कितने % लगा लो इसको जी? क्या भाव है अभी? क्या भाव 25 से 30 रुपए किलो था आज से मेरे करीब 1 महीने पहले।
अभी 250 रुपए किलो, 240 रुपए किलो। इसके अलावा सब्जियों की बात करूं, चाहे लौकी हो, तुरई हो, तमाम जो सब्जियां उनके रेट में किस तरीके से? उनमें इतना ज़्यादा नहीं है, 60 रुपए किलो एवरेज चल रहा है चीज़ जो है। तोरी है आपका टिंडा 120 रुपए किलो दे रहे हैं। हरा धनिया 300 रुपए किलो हो गया जी, और इससे ज़्यादा क्या करेगा, जो सब्जी के साथ फ्री में मिल जाता था। तमाम सब्जियों के रेट बढ़े, आपका कहने का? हाँ बिल्कुल। सब्जी जेब पे इस पे कितना असर आप देखते हैं पहले के मुकाबले? देखो जी, जेब पे तो फर्क पड़ता ही है। 500 रुपए में बहुत सारी सब्जी हफ्ते के ले जाते थे, अब थोड़ा सा टाइट करके 1000 रुपए की सब्जी हो जाती है हफ्ते की। तो उसमें ये आप खुद अंदाजा लगा लो। जो टमाटर सलाद में भी खा लेते थे, सब्जी में भी डाल लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कंजूसी से काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल तमाम जो लोग इस महंगाई के बीच भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो टमाटर हैं वो मार्केट के अंदर खरीदे जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, क्योंकि महंगाई जरूर है लेकिन रोजमर्रा की ये जरूरतें हैं, तो लोग यहाँ जरूर जो है सब्जियां लेने आ रहे हैं। मेरे साथ एक दुकानदार भी है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। नाम बता दीजिए सर। भूरे खान जी। भूरे जी, महंगाई कितनी होगी सब्जियों की बात करें? सब्जी डबल टेबल हो गई जी। चारों तरफ से रोड वगैरह टूट गए हैं, बारिश से रास्ते बंद हो गए, माल आना बंद हो रहा है। जहाँ 10 गाड़ी आती थी वहाँ 2 गाड़ी आ रही हैं, कोई साधन ही नहीं है। टमाटरों की बात करूं या फिर अन्य सब्जियों की बात करूं, हरे धनिया और हरी मिर्ची की भी बात करूं, तो कितनी महंगाई देखते हैं, क्या रेट है? 3 गुने जी, 4 गुने। हरा धनिया इस टाइम 200 रुपये किलो है, मिर्च 150-200 रुपये किलो है। आज का बाजार टमाटर का 250 रुपये किलो है। 4000 की क्रेट बिकी है मंडी में। बहुत ज़्यादा महंगाई है, माल पीछे से आ नहीं रहा। तो आपकी जो बिक्री है उस पर भी इसका असर देखा जा सकता है? हाँ जी, बिक्री पे असर इतना हो गया, जो किलो वाला है वो पाव ले जा रहा है जी, जो आधी किलो वाला है वो पाव ले जा रहा है, क्योंकि भाई आदमी चलता तो जेब के हिसाब से ही है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बार फिर जो महंगाई का जो मार है वो आम जनता की जेब पर देखने को इसका मिल रहा है, असर पड़ रहा है। और लगातार जो लोग हैं यही गुजारिश कर रहे हैं और परमात्मा से यही दुआ कर रहे हैं कि आसमान से बरसती हुई बरसात पे कहीं ना कहीं भगवान इन पर रहम करे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अपने चरम पर है, तो हरी सब्जी भी अपना जो है जो दाम है वो उसके बढ़ने लगे। और टमाटर की बात करूं तो आज मंडी के अंदर 250 रुपये प्रति किलो है, और उसके साथ साथ अन्य सब्जी की बात करूं, हरी मिर्ची की मैं बात करूं 150 से 200 रुपए प्रति केजी है। और वहीं पर हरा धनिया जो कि सब्जी के साथ मुफ्त दिया जाता था, लेकिन वो भी अब 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो मार्केट के अंदर बिक रहा है, जिसकी वजह से आम जनता की जो जेब पर है सीधा असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस जा रहे हैं। यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर सामरिक दृष्टि से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान ही फ्रांस और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण समझौते भी होने की संभावना है। भारत फ्रांस के बीच संबंध काफी पुराने थे। फ्रांस भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक है। अब दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में नया आयाम जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के बेस्टिल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खास निमंत्रण पर पीएम मोदी पेरिस में होने वाली परेड में शामिल होने फ्रांस जा रहे हैं। बेस्टिल दिवस फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस अपने राष्ट्रीय दिवस के समारोह यानी कि बेस्टिल डे परेड में अमूमन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करता है। ऐसे में फ्रांस की तरफ से पीएम मोदी को निमंत्रण दिया जाना अपने आप में काफी खास है। बता दें कि फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ हिस्सा लेगी। इस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी अपनी समकक्षों के साथ मार्च करते हुए दिखाई देगी। भारतीय टुकड़ी 6 जुलाई को ही फ्रांस के लिए रवाना हो गई थी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग एजेंडे के प्रमुख बिंदुओं में से एक हो सकता है। रक्षा जरूरतों के लिए भारत व्यापक पैमाने पर रूस पर निर्भर है। चीन की रूस के साथ बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए अब भारत को इस दिशा में नए विकल्प पर भी काम करने की जरूरत है। इस लिहाज से फ्रांस भारत का अहम साझेदार साबित हो सकता है। हालांकि पिछले 2 दशक से फ्रांस भारत का मजबूत रक्षा सहयोगी है। अतीत में जिस तरह से रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, हाल के वर्षों में फ्रांस ने भारत के साथ वैसा ही रुख दिखाया है। वहीं अपने इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी उत्सुकता जाहिर की है। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बॉन ने
6 जुलाई को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। उसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि वे 2 दिवसीय पेरिस दौरे के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से वार्ता करने को लेकर उत्सुक हैं। लंबे समय से भारत वैश्विक स्तर पर हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश में शामिल रहा है। अभी भी वह शीर्ष स्थान पर है। ज्यादातर हथियारों के मामले में भारत रूस के ऊपर निर्भर रहता है। इस बार फ्रांस के दौरे को इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसी संभावना है कि इस दौरे के दौरान खासतौर पर सामरिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण समझौते होंगे और एक नया विकल्प भारत को हथियारों के आयात के रूप में मिलेगा। धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब हर रोज सुनवाई करेगा। इसके लिए 5 जजों की पीठ भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई है और 2 अगस्त से इसकी सुनवाई शुरू की जाएगी। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इसको लेकर निर्देश पारित करते हुए विभिन्न पक्षों की तरफ से लिखित दलीलें देने की समय सीमा 27 जुलाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई करेगा। केंद्र के नए हल्फनामे का इस मामले में कोई प्रभाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों को अपना जवाब देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार की तरफ से ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है उसको लेकर जानकारी दी है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि ये पूरी तरह संवैधानिक मसला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई तक सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद अनुच्छेद 370 पर सुनवाई फास्ट ट्रैक मोड में 2 अगस्त से डे टू डे यानी कि हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि आर्टिकल 370 लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के बदले हालातों को लेकर सरकार ने जवाब दाखिल जरूर किया है, लेकिन इसको केस से जुड़े संवैधानिक सवालों के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बता दें कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त कर दिया था। इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने वाली जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के इस फैसले पर कई सवाल उठाए गए। केंद्र के इस फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को 2019 में संविधान पीठ को भेजा गया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करके केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन चैन आया है, जिससे हिंसा में भी कमी आई है। इस साल भारत में होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए जहां सभी टीमें तैयारियां करने में जुटी है, तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पैंतरेबाजी खत्म नहीं हो रही। दरअसल पाकिस्तान के खेल मंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि अगर भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान की टीम भी विश्व कप के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी, चाहे उन्हें विश्व कप से नाम ही क्यों ना वापस लेना पड़े। इस साल भारतीय सरजमी पर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन होना है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल एशिया कप का भी आयोजन होना है। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका करेगा। बहरहाल बीसीसीआई और पीसीबी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल के तहत भारतीय टीम अपने मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी। इसके अलावा एशिया का फाइनल मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा, लेकिन इसी को लेकर अब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से आपत्ति जताई गई है, जिसके बाद अब ये मामला और गर्माता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने कहा, अगर भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। एक अखबार के साथ बातचीत में पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने कई मुद्दों पर बात की। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर एशिया कप के लिए भारत को न्यूट्रल वेन्यू चाहिए तो फिर वर्ल्ड कप के लिए हमें भी न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है। बता दें कि पिछले दिनों वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी किया गया। इस शेड्यूल के मुताबिक भारत पाकिस्तान की टीमें 15 अक्टूबर को आमने सामने होगी। भारत पाकिस्तान मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रस्तावित है।
लेकिन पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी के बयान के बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने साफ कहा कि भारत को पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर एशिया कप खेलना होगा, नहीं तो उन्हें भी विश्व कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू मिले। हालांकि उन्होंने बाद में ये जरूर कहा कि ये उनकी निजी राय है, लेकिन अब इसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि वहां की सरकार क्या उनकी टीम को भारत में होने वाले विश्व कप के लिए हरी झंडी देगी।